अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो जनाब आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बल्कि एक आपको एक बर्ड्स आई व्यू दूंगा कनाडा के टैक्स सिस्टम के हवाले से, जो कनाडा में टैक्स का निज़ाम चलता है। और ये पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो है और उसके बाद फिर आगे इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में मैं आपको फर्दर जो टैक्स रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। उसकी वजह है कि मैं खुद एक CPA हूँ, प्रैक्टिसिंग टैक्स कंसल्टेंट हूँ, कनाडा के अंदर प्रोफेशनल अकाउंटेंट भी हूँ। तो आई थॉट कि मैं जो इन्फॉर्मेशनल वीडियोस की मेरी सीरीज़ है जहाँ पे मैं आपके साथ और मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशनल वीडियोस शेयर करता हूँ, उसमें आपको मैं टैक्स के निज़ाम के बारे में बताऊँ। तो जनाब जनरली एक जो रॉन्ग परसेप्शन हमारे जहन में होती है एज ए न्यू इमिग्रेंट जब हम कनाडा में पहुँचते हैं, वो ये होती है कि जनाब क्योंकि इनिशियल ईयर में प्रॉपर्ली हमारी कोई इनकम नहीं होती, तो देयर इज नो पॉइंट टू फाइल टैक्स रिटर्न्स, यानी जो आपकी पर्सनल टैक्स रिटर्न होती है। तो जनाब ये एक मिथ है। बुनियादी तौर पर याद रखें कि कनाडा के टैक्स निज़ाम में उन्होंने जितनी भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने आपको ऑफर करने, चाहे वो कनाडा चाइल्ड बेनिफिट है, चाहे उसे कहते हैं ऑन्टेरियो ट्रेड बेनिफिट है, GST HST क्रेडिट्स है वगैरह वगैरह, जिनको रिफंडेबल क्रेडिट्स भी हम कह देते हैं, तो वो सब के सब उन्होंने लिंक किए हुए इस फैक्ट के साथ कि आप वक्त के ऊपर अपनी एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। यानी अगर आप अकेले हैं तो तब, अगर आप फैमिली है तो हस्बैंड वाइफ दोनों ने करनी है, और इसी तरह जो आपके उसे कहते हैं 18 साल या इससे ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं वो भी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उसके साथ रिलेटेड बेनिफिट टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट का TFS का, जिसके बारे में आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो जनाब आपको ये स्क्रीन के ऊपर मेरे जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें मेरी वेबसाइट का एड्रेस भी है, मेरा ईमेल अकाउंट भी है, और उसे कहते हैं मेरा पर्सनल सेल नंबर भी है। तो आप चाहें तो मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं अगर आप ऑलरेडी कनाडा के अंदर है या आने की प्लान कर रहे हैं। और बहरहाल फिर हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो जनाब वाला सबसे पहले चीज़ जो आपने अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि जब आप कनाडा में लैंड करते हैं तो आपने ये देखना है कि आपने जो कनाडा में काम करना है, आपने एज एन एम्प्लॉय काम करना है या एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन आपने काम करना है। क्योंकि एम्प्लॉय के तौर पे आपको सर्टेन या एडवांटेजेस मिलते हैं, मिसाल के तौर पे आपको पेंशन का बेनिफिट है, आपको पेड लीव मिल जाती हैं मिसाल के तौर पे। इसी तरह उसे कहते हैं आपकी एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस का बेनिफिट है, आपको कोई डेंटल बेनिफिट आपको एम्प्लॉयर देता है वगैरह वगैरह। जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं तो जनरली ये बेनिफिट्स नहीं मिलते, लेकिन जब आप एम्प्लॉय के तौर पे उसे कहते हैं कनाडा में काम करेंगे लाइक एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, तो फिर आपका जो मेजर चंक ऑफ सैलरी या वेजेस है वो टैक्स की मद में कट जाता है, क्योंकि आप कोई बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस क्लेम नहीं कर सकते। ऑन द कॉन्ट्ररी जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो तो अगर कि आपको ये डेंटल बेनिफिट्स या बाकी चीज़ें इस तरह की जो है वो तो नहीं मिलती हैं, क्योंकि आपका एम्प्लॉयर कोई नहीं होता, यू योर सेल्फ आर द एम्प्लॉयर। आपको अपनी जेब से पैसे खर्च करने, लेकिन आपको टैक्स की मद में काफ़ी छूट मिल जाती है, जो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। इसी तरह जनाब आपके दिन में एक रिलेटेड सवाल होगा कि जनाब आपने उसे कहते हैं जब अगर आप ये प्रेफर करते हो कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपने कोई रेस्टोरेंट खोलना है मिसाल के तौर पे, अपनी अपनी कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, या आपने कोई ट्रकिंग के बिजनेस में जाना है, आपने ऊबर का काम करना है इनिशियल ईयर्स में, या कुछ और करना है, तो फिर आप वो काम जो है एज ए सोल प्रोप्राइटर के तौर पे करें या पार्टनरशिप बिजनेस के तौर पे करें, अगर आप दोनों स्पाउसेस मिलकर ही करना चाह रहे हैं काम, या आप एक कॉर्पोरेशन की सूरत में इस काम को करें। तो इन तीनों केसेस में इनकी डिफरेंट टैक्स इंप्लीकेशन है। एज ए सोल ट्रेडर या सोल प्रोप्राइटरशिप उसके कुछ और टैक्स इंप्लीकेशन हैं, पार्टनरशिप के अंदर मोर लेस इंप्लीकेशन वही है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस है, और जब आप कॉर्पोरेशन के तौर पे चलते हैं तो वहाँ पे कुछ और टैक्स इंप्लीकेशन हैं। तो इसके हवाले से भी मैं बात करूँगा आने वाले दिनों। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें जो सी हैं वो से कहते हैं इन्वॉल्व है जब हम कनाडा के टैक्स सिस्टम के हवाले से बात करते हैं। इसी तरह आपके दिन में सवाल होगा कि जनाब कनाडा में जो टैक्स रेट्स हैं वो क्या हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कनाडा में बुनियादी तौर पे इनकम टैक्स की मद में दो रेट्स प्रिवेल करते हैं, एक जिनको हम फेडरल रेट्स कहते हैं और एक जिनको हम प्रोविंशियल रेट्स कहते हैं। हम ओंटारियो के कॉन्टेक्स्ट में बात करें मिसाल के तौर पे, क्योंकि हर प्रोविंस के अंदर ये डिफरेंट रेट्स आपको मिलेंगे, तो फेडरल में भी 5 स्लैब्स हैं। इसका मतलब कि आप जिस तरह ज़्यादा इनकम अर्न करते जाएंगे आपकी जो टैक्स रेट है वो बढ़ता जाएगा। जो पहला टैक्स रेट है वो 15% से स्टार्ट होता है, ये फर्स्ट स्लैब जो होती है, ठीक है ना, और वो बढ़ता जाता है। इसी तरह अगर आप प्रोविंशियल टैक्स की बात करें रेट्स की ओंटारियो के, तो वो भी उसे कहते हैं 5 स्लैब है। उसमें पहला रेट जो है 5.5% से स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब ये कि अगर आप औसतन ये ध्यान में रखें, अगर आपकी $50,000 से कम आमदनी 45-50,000 के बाद में आपने इसको टैक्सेबल इनकम कह रहे हैं, ये बेसिक अलाउंस को निकाल के, जिसका मैं भी आगे जिक्र करूंगा, जो $15,000 है 2023 के रेफरेंस है, जिसके ऊपर आपने कोई टैक्स अदा नहीं करना। तो एनीवे आपकी टैक्सेबल इनकम $45,000 के करीब है, तो आपको तकरीबन कोई 21% यानी अगर ओंटारियो में आप कोई जॉब कर रहे हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपको पे करना पड़ेगा 15% फेडरल कंपोनेंट और 5.5% आपका ओंटारियो का प्रोविंशियल कंपोनेंट। ये आपके ध्यान में होना चाहिए।
इसके अलावा जनाब वाला आपके ज़हन में ये सवाल ही पैदा होगा कि कुछ जब यहाँ पे आप आएंगे, आप अगर ऑलरेडी मौजूद हैं तो आपको इस तरह की टर्म्स मिलती है, आपके लोगों से सुनते जी T1 मैंने फाइल कर दी है, T2 है जनाब, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है, वगैरह वगैरह। तो बुनियादी तौर पे ये जो T रिटर्न हैं जिनको टैक्स रिटर्न कहते हैं, T1 से मुराद है आपकी पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न, उसके बारे में डिटेल में आपसे शेयर करूँगा। T2 से मुराद ये है कि आपकी जो से कहते हैं कॉर्पोरेशन की टैक्स रिटर्न है, अगर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है तो आपने फिर T2 रिटर्न फाइल करनी है। इसी तरह उसे कहते हैं अगर आप T3 की बात करते हैं तो ये आपकी ट्रस्ट इनकम है, ठीक है ना, आपको ट्रस्ट अगर रन करें तो उसकी इनकम T3 में रिपोर्ट होगी। और जो T4 है आपकी, वो आपकी जो रेम्यूनरेशन आपके एज एन एम्प्लॉय, आपका एम्प्लॉयर जो आपको तनख्वाह वगैरह देता है वो T4 की मद में आती है। और T5 जो सी है वो आपकी बेसिकली इन्वेस्टमेंट इनकम है। इसी तरह कुछ और टर्म्स आप सुनने में यहाँ पर आप सुन रहे होंगे कि जनाब ये रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट्स हैं, नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट्स। अब देखिए जनाब, जो रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट है एज नेम इम्प्लाइज, इसका मतलब है कि आपको उसके अगेंस्ट कैश मिल जाता है इफ यू आर एंटाइटल्ड टू दोस क्रेडिट्स। नॉन रिफंडेबल टैक्स क्रेडिट्स ये होते हैं कि वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी को तो जीरो कर देंगे। मिसाल के तौर पे वो इस तरह के क्रेडिट्स हैं जो आपकी इनकम में से माइनस कर दिए थे टू द पॉइंट जहाँ पे आपकी टैक्सेबल इनकम नेल हो जाती है, यानी आपकी टैक्स लाइबिलिटी जीरो, लेकिन आपको कैश की मद में कुछ नहीं मिलता। तो उनके बारे में भी हम आगे वाली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे जनाब। तो इसका मतलब ये कि अगर मैं इस चीज़ को क्विकली सम अप करूँ तो आपके सामने जो मैंने क्विकली इसको मैंने 5-7 मिनट के अंदर मैंने रीकैप करने की कोशिश की है। मकसद ये है कि आपको बताना ये है कि कनाडा का टैक्स निज़ाम भी, क्योंकि टैक्स सिस्टम किसी भी मुल्क के अंदर एक कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है और बेशुमार लोग मैंने यहाँ पे देखा है कि वो प्रेफर करते हैं, ये देखेगा तो आप एम्प्लॉई हैं ना, तो फिर तो आप टैक्स रिटर्न यूजुअली खुद, अगर आपकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप फाइल कर लेते हैं, क्योंकि वो मैटर ज़्यादा सिंपल होता है। लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या आपकी कोई और इन्वेस्टमेंट इनकम है, आपकी कोई रेंटल इनकम है, मिसाल के तौर पर आपको शेयर एंड सिक्योरिटीज़ के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने कोई घर लिया हुआ है उसको बेच रहे हैं, कैपिटल गेन्स आपको हो रहे हैं वगैरह वगैरह, कोई गाड़ी आप लेके बेच रहे हैं उसमें कोई मतलब आपको बेनिफिट हो रहा है, कैपिटल गेन्स हो रहे हैं या और कोई इस तरह की चीज़ है, तो फिर आप टैक्स रिटर्न खुद फाइल ना करें, बल्कि आपको किसी प्रोफेशनल टैक्स फाइलर या टैक्स लॉयर के पास या टैक्स अकाउंटेंट के पास जाना चाहिए, ताकि वो आपको बता सके कि जनाब टैक्स प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में वो किस तरह आपका जो इनकम टैक्स लाइबिलिटी है उसको वो कम कर सकता है। जैसे दो टर्म्स आपने इस्तेलाह सुनी होगी, एक होती है टैक्स अवॉइडेंस, एक है टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन तो बहुत क्राइम है, बहुत बड़ा क्राइम है किसी भी मुल्क में, ये कि आपकी इनकम आप उसको कंसील कर रहे हो, ठीक है ना, आपके एक्सपेंसेस आप उनको एग्जैजरेट करके बयान कर रहे हो। एक्सपेंस $5,000 का, वो आपने $8,000 क्लेम करने की कोशिश की, इसलिए अगर आप पकड़े गए तो सही बता आपको फिर सीरियस पेनल्टी पड़ सकती है, रेयर केसेस में इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। टैक्स अवॉइडेंस जो बुनियादी तौर पर टैक्स अकाउंटेंट का डोमेन बनता है, इससे मुराद ये है कि टैक्स लॉज के पैरामीटर्स में रहते हुए वो आपको एडवाइस करता है कि जनाब इस तरीके से आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सकते हैं। तो एक अच्छा है जो टैक्स अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट है, उसका बेनिफिट ये होता है कि वो आपको टैक्स अवॉइडेंस के डिफरेंट टेक्निक्स बताता है, कीपिंग इन व्यू योर स्पेसिफिक इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस, और उसके नतीजे में फिर आप सैकड़ों और हज़ारों डॉलर सालाना बचा सकते हैं किसी फियर के बगैर, किसी खौफ के बगैर कि आप कनाडा रेवेन्यू एजेंसी कभी आपको चेस करेगी या कभी वो आपको ऑडिट करेंगे तो आपके पकड़े जाने का डर है। तो जनाब इस वीडियो में मैंने ये आपको एक बर्ड्स आई व्यू दिया, उम्मीद है आपको इससे अंदाजा हो गया होगा कि कनाडा का टैक्स निज़ाम में कितनी वसअत है। बेशुमार और टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जिनको मैं अभी टच नहीं कर रहा, जो आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस स्पैनिंग ओवर अबाउट अ डेकेड नाउ। तो बुनियादी तौर पर जो जिसमें मैंने बात की कि मैंने इसमें, क्योंकि मकसद ये है कि आप लोगों को उसे कहते हैं वीडियो की हद तक सिर्फ असिस्टेंस प्रोवाइड न कीजिए, आप से जो लोग इंटरेस्टेड हो उसे कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं तो जो मैंने बात की कि मेरे जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो वेबसाइट की सूरत में है, ईमेल है या उसे कहते हैं सेल नंबर है, वो उसे कहते हैं आपको नजर आ रहा है। बेहतर ये होगा कि आप ईमेल के जरिए, क्योंकि ईमेल में आप डिटेल चीज़ पहले प्रोवाइड कर देते हैं तो फिर हम फ़ोन के ऊपर उन चीज़ों को फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। तो जनाब उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके जनाब, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।